हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम कक्षा 12th में एक यूनिट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पॉलीमर। हमने अभी तक लास्ट वीडियो में पॉलीमर में हमने पॉलीमर क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण क्या है, ठीक है, उसके अलावा इनका अणुभार किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है आदि गुणों का हमने अध्ययन कर लिया है पॉलीमर में। आज हम पॉलीमर में एक नया टॉपिक है रबर, उसका अध्ययन करेंगे। क्या है? रबर। इस रबर का अध्ययन करेंगे भाई ये रबर होता क्या है, ठीक है। अच्छा देखो क्या है कि ये जो रबर है ना, ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्राकृतिक रबर और एक होता है संश्लेषित रबर, है ना। सबसे पहले हम प्राकृतिक को पढ़ेंगे, उसके बाद में संश्लेषित को पढ़ेंगे। प्राकृतिक रबर यानी जो ऐसा रबर जो रबर के पेड़ से प्राप्त किया जाए डायरेक्ट, और संश्लेषित रबर ये होता है कि ये हमें प्रयोगशाला में बनाने पड़े। जैसे इनके उदाहरण हो जाएंगे, एक तो ब्यूना एन हो जाएगा। ब्यूना एन क्या है, एकलक इकाई क्या है, वो बाद में देखेंगे। एक ब्यूना एन हो जाएगा, एक ब्यूना एस हो जाएगा, एक न्यूप्रिन हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा? न्यूप्रिन। एक पॉली आइसोब्यूटाडाइन हो जाएगा, एक पॉली आइसोब्यूटाइलिन हो जाएगा। ऐसे संश्लेषित रबर के उदाहरण आएंगे, ठीक, जिनमें से ब्यूना एन और ब्यूना एस ये इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे एस नाम क्यों पड़ा, एन नाम क्यों पड़ा। उससे पहले हम ये देखिए प्राकृतिक रबर क्या है। क्या है कि ये जो अपने प्राकृतिक रबर क्या है, तो है हम पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक रबर। तो देखो क्या है प्राकृतिक रबर, या हम कहते हैं नेचुरल रबर क्या है, ठीक है। तो भाई देखो नेचुरल रबर क्या होगा। रबर के पेड़ आते हैं, मैं नेचुरल रबर को प्राप्त करने की विधि बताऊंगा, है ना। तो ये रबर का पेड़ आता है जिसका नाम है हेविया ब्रेसिलियंसिस। हेविया ब्रेसिलियंसिस, है ना, ये इसका वैज्ञानिक नाम है रबर के पेड़ का, हेविया ब्रेसिलियंसिस। उसके अलावा एक पेड़ आता है जो होता है गट्टा परचा, है ना, कोई भी कह दो आप। रबर का पेड़ है हेविया ब्रेसिलियंसिस, ठीक। हम ये करते हैं, इस रबर के पेड़ पे एक चीरा लगाते हैं, है ना। चीरा लगाते हैं, जैसे मान लो आपने आक का पेड़ देखा हो, है ना। तो कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जैसे गुलर का हो जाए, पीपल का हो जाए, ऐसे कि उनसे हम चीरा लगाते हैं तो दूध जैसा पदार्थ निकलता है ना। तो रबर के पेड़ पे भी हम चीरा लगाएंगे तो एक दूध जैसा पदार्थ निकलेगा। दूध नहीं है, दूध जैसा पदार्थ निकलेगा, जिसे हम क्षीर कहते हैं या हम कहते हैं लेटेक्स। क्षीर कहते हैं या हम कहते हैं लेटेक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसका हम तनुकरण करते हैं, है ना। तनुकरण का मतलब होता है कि उसमें विलायक मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? विलायक। विलायक कोई दे रखा है, बेंजीन, ईथर आदि दे रखे हैं तो ठीक है, नहीं तो क्या होता है वो H2O होता है, यानी हम क्या मिलाते हैं? पानी, है ना। इसका तनुकरण हम तब तक करते हैं जब तक रबर की मात्रा कितनी रह जाए? 10 से 20% तक, है ना। रबर की मात्रा भाई 10 से 20% रहने का मतलब ये है कि यदि मान लो 10 से 20% रबर है ना, तो बाकी जो अपना 90 से 80% जो बच रहा है वो अपना क्या है? जल है। यदि मान लो 1 से 2 लीटर तक रबर है या 1 से 2 किलो तक रबर है, तो 9 किलो या 8 किलो के आसपास क्या होना चाहिए? उसमें जल होना चाहिए, ठीक है। तरीका क्या है? चीरा लगाए, दूध जैसा पदार्थ निकला, उसका तनुकरण करते हैं, ठीक। अच्छा, अब तनुकरण हो गया, उसके बाद में उसमें मिलाते हैं एसिटिक अम्ल। क्या मिलाते हैं? एसिटिक अम्ल। भाई एसिटिक अम्ल की संरचना हमें यहाँ जानना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ, CH3C+OH, या मैं कह दूँ CH3COOH है। एसिटिक अम्ल इसका सामान्य नाम है। और यदि हम इसका IUPAC नाम लिखना चाहें तो ये होता है 2 कार्बन का एल्केन है। 2 कार्बन का एल्केन का मतलब है एथेन है, और पीछे अनुलग्न आता है ओइक अम्ल, तो ये होता है एथेनोइक अम्ल। क्या होता है? एथेनोइक अम्ल, ठीक। इसका IUPAC नाम मैंने आपको तब बताया है क्योंकि कई बुकों में लिख रखा है एसिटिक अम्ल और कईयों में लिख रहा है एथेनोइक अम्ल, ठीक। तो हम कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है, इसलिए हमने इसकी संरचना नाम भी बता दिए, ठीक। अब एसिटिक अम्ल मिलाएंगे, ठीक। एसिटिक अम्ल बनाते ही इसका स्कंदन हो जाएगा, ठीक। स्कंदन हो जाएगा, पेंदे में जाके बैठ जाएगा, है ना। जब पेंदे में जाके बैठ जाएगा तो इसे हम छान लेते हैं, और छान कर, जैसे मान लो ऐसे छान रहे हैं, ये लो ये कीप लगा दिया, ये ऐसे ऐसे किसी पात्र में छान रहे हैं, तो अशुद्धियाँ हैं जो जल वगैरह हैं वो तो नीचे आ गए। अब इस यहाँ जो बच गए थिसिल कीप में, ये सब अपने पास में क्या बच गया? रबर बच गया। क्या बच गया? रबर बच गया, जिसे हम कह रहे हैं प्राकृतिक रबर। कौन सा रबर कह रहे हैं? प्राकृतिक रबर। फिर से बताता हूँ मैं आपको इसके बनाने की प्रक्रिया। रबर का पेड़ है, चीरा लगाया, जो दूध जैसा पदार्थ निकला जिसे लेटेक्स या क्षीर कहते हैं, उसका तनुकरण तब तक करते हैं जब तक रबर की मात्रा 10 से 20% रह जाए। 10 से 20% रबर रहने का मतलब है 80 से 90% आपका विलायक कौन है? जल है।
ठीक। फिर उसका स्कंदन करते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल डालते हैं उसका स्कंदन हो गया, ये पेंदे में जम गया, पेंदे में जम गया, इसे छान कर अलग कर लेते हैं। छन के बाद में जो अपना यहाँ आया है वो अपना क्या है, प्राकृतिक रबर। हम कहेंगे छान लेते हैं और क्या प्राप्त कर लेते हैं, प्राकृतिक रबर। ठीक। अच्छा, स्कंदन किससे किया, एसिटिक अम्ल से। ठीक। जो स्कंदन करता है उसे हम कहते हैं स्कंदन कारक। क्या कहते हैं, स्कंदन कारक। जरूरी नहीं है स्कंदन कारक एसिटिक अम्ल हो, कोई भी स्कंदन कारक हो सकता है। ठीक है, ये अपना आ गया प्राकृतिक रबर। क्या आ गया, प्राकृतिक रबर। ठीक है, ये तो है इसकी विधि। उसके अलावा एक प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि जो प्राकृतिक रबर है ना, प्राकृतिक रबर का जो उपयोग है वो कम किया जाता है। प्राकृतिक रबर का उपयोग कम किया जाता है, क्यों, है ना। प्रश्न यदि मान लो हमसे ये पूछ ले कि भाई प्राकृतिक रबर का उपयोग कम किया जाता है क्यों। ठीक, भाई ऐसा है, पहले तो हम जनरल सोचें, यदि प्राकृतिक रबर का उपयोग उन सभी जगह हो जाता जहाँ रबर काम में आ रहा है तो संश्लेषित रबर बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी, है ना। तो प्राकृतिक रबर का उपयोग कम होता है, इसका मतलब ये है। अच्छा देखो, कम इसलिए होता है, एक तो इसकी प्रत्यास्थता कम है। क्या है, प्रत्यास्थता क्या है, कम है ना। उसके अलावा कम ताप और अधिक ताप पर ये स्थिर नहीं रहता है। कहने का मतलब यदि आप तापमान अधिक ताप कर दो तो ये नरम हो जाएगा, है ना। और यदि तापमान कम कर दें, बहुत ज़्यादा कम कर दें तो ये भंगूर हो जाता है। कैसा हो जाता है, भंगूर हो जाता है। कारण क्या हो गया, प्रत्यास्थता कम है, अधिक ताप पर नरम पड़ जाता है, कम ताप पर क्या हो जाता है, भंगूर हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा जल है ना, जल की अवशोषण क्षमता होती है इसमें। जल की क्या होती है, अवशोषण क्षमता। यदि मान लो इसका उपयोग आप जल के साथ कर रहे हो तो जल को खुद ही अवशोषित कर लेगा, है ना। तो ये इसकी कमी हो गई। उसके अलावा अध्रुवीय विलायक, जैसे आपके पास में बेंजीन हो, है ना, उसके अलावा CCl4 हो, है ना, और एक ईथर हो आपके पास में ROR, तो बेंजीन, CCl4, ईथर, इन्हें हम कहते हैं अध्रुवीय विलायक। क्या कहते हैं, अध्रुवीय विलायक, है ना। अध्रुवीय विलायकों के साथ में क्रिया कर लेता है, ठीक, या अध्रुवीय विलायकों के साथ में भी ये स्थायी नहीं रहता है। ठीक है। कमियां क्या क्या होगी, एक तो इसकी प्रत्यास्थता कम है, कम ताप पर नरम भंगूर हो जाता है, अधिक ताप पर नरम हो जाता है, जल अवशोषण क्षमता होती है। अध्रुवीय विलायकों के साथ में भी इसको काम में नहीं ले सकते। और एक आता है अपना ऑक्सीकारकों। क्या आता है, ऑक्सीकारकों। ऑक्सीकारकों के प्रति यह कम प्रतिरोधी होता है। ऑक्सीकारकों के प्रति क्या होता है, ये कम प्रतिरोधी होता है। 2-4 कारण है, हो गए। ठीक। उसके अलावा ऑक्सीकारकों के प्रति कम प्रतिरोधी है, अध्रुवीय विलायकों में घुल जाता है ना। ये रहा अध्रुवीय विलायक, जैसे बेंजीन, CCl4, ईथर, इनमें घुल जाएगा, उनसे क्रिया कर लेगा। जल के साथ काम में लिया तो जल की भी अवशोषण क्षमता इसके अंदर है, जल को अवशोषण कर लेता है। और उसके अलावा प्रत्यास्थता भी कम है, इसका मतलब इसका उपयोग कम करते हैं। ठीक है। एक शब्द और बुक में लिख रखा है, जो प्राकृतिक रबर है ना, इसे हम कहते हैं कच्चा रबर। जो इस स्थिति में ये जो प्राप्त हुआ है प्राकृतिक रबर, इसे हम क्या कर रहे हैं, कच्चा रबर कह रहे हैं, है ना। या बुक में कई जगह शब्द लिख रखा है क्रेप रबर। क्या लिख रखा है, क्रेप रबर। तो क्रेप रबर का मतलब हमें क्या लगाना है, कच्चा रबर, और क्या कहना है उसे, प्राकृतिक रबर। ठीक है। ये विधि हो गई, और उसके उपयोग कम होते हैं क्यों। ठीक है। अब हमें एक तो ये देखना है कि जो प्राकृतिक रबर है इसकी संरचना क्या है, प्राकृतिक रबर की संरचना क्या है, इसकी एकलक इकाई क्या है ना। और उसके अलावा हमें देखना है कि ये जो प्राकृतिक रबर है इसका वल्कनीकरण कैसे करते हैं। ठीक। और वल्कनीकरण के पश्चात क्या क्या संरचना है ना। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि भी प्राकृतिक रबर कहीं भी उपयोग नहीं होता, है ना। बरसाती कोट, है ना, बरसाती कोट बनाने में, जूते बनाने में, गोल्फ गेंद आती है ना, ये इत्यादि बनाने में कच्चा रबर का उपयोग होता है। बरसाती गेंद हो, बरसाती कोट हो, गोल्फ गेंद हो, है ना, आदि, और जूते बनाने में इसके कच्चे रबर का क्या होता है, उपयोग होता है। ठीक है। अब हम आते हैं प्राकृतिक रबर की संरचना, है ना। प्राकृतिक रबर की संरचना, है ना। एक तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक है ना। आइसोप्रीन का यदि हम IUPAC नाम की बात करें तो IUPAC नाम होता है 2-मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन, 2-मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन, है ना। तो देखो इसकी संरचना ये होती है 2-मेथिल ब्यूटाडाइन। ब्यूटा का मतलब है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, है ना। 2-मेथिल का मतलब दूसरी स्थिति में क्या है, मेथिल समूह। 1,3 ब्यूटाडाइन, है ना। डाइन का मतलब है द्विबंध है, और कहाँ है, 1 और 3 स्थिति पे। तो 1 और 3 स्थिति पे क्या है, ये द्विबंध है। बाकी बचे कुछ कार्बन की संयोजकता पूरी कर दो 4, तो यहाँ तो कितना आ जाएंगे, CH2, यहाँ क्या आ जाएगा, CH, यहाँ 1 2 3 4 चारों संयोजकता पूरी, यहाँ क्या बच गए, 2 हाइड्रोजन। तो ये आपका क्या है, आइसोप्रीन है। क्या है, आइसोप्रीन, क्या है, आइसोप्रीन, है ना।
अब इसका यदि बहुलकीकरण हो, पोलीमराइजेशन हो, पोलीमराइजेशन या हम कहते हैं बहुलकीकरण हो, है ना। बहुलकीकरण का मतलब ये बहुत सारे अणु काम में आएंगे, आइसोप्रीन के आइसोप्रीन के आइसोप्रीन के, और क्या बनाएंगे, पोली आइसोप्रीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पोली आइसोप्रीन बनाएंगे। ठीक, अच्छा देखो बहुलक कैसे बनाएं, इसका मैंने पहले भी तरीका बताया। CH2 डबल बॉन्ड CH2, मान लो ये एथीन था तो पोलोथीन कैसे बना रहे थे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये ले लो, है ना। तो जो दो द्विबंध है उसे हटाओ और इसके इधर और इधर बंद बना दो। देखो क्या है, द्विबंध है, इसे हटाएंगे। जैसे मान लो मैं एक बार तो ये लिख रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड C, इधर क्या है ये CH3, इधर क्या है CH डबल बॉन्ड CH2, आइसोप्रीन है। हमें पोली आइसोप्रीन बनाना है तो ये हटाओ, ये लो, हो गया, ये हटाओ, ये लो, हो गया, ये N हो गया, है ना। अच्छा अब देखो संयोजकता पूरी रहे, ये जहाँ संयोजकता, या तो आप ऐसे समझ लो संयोजकता पूरी रहे, कार्बन संयोजकता 1 2 3 आ रही है तो यहाँ एक द्विबंध आएगा, है ना। यहाँ भी 1 2 3 है भाई, एक तो हाइड्रोजन के साथ में है ना, एक ये रहा तो एक और आएगी, ये कितनी है 2। ये तो आप ऐसे समझ लो। नहीं तो होता क्या है, जब अभिक्रिया होती है या तो मुक्त मूलक हो, मुक्त मूलक अभिक्रिया या आयनिक हो अभिक्रिया होती है, उस स्थिति में ये और ये बंध टूटते हैं और ये बनता है ना। केमिकल रिएक्शन हमें नहीं पढ़ना है, हमें तो इसका जो बहुलक बना है उसकी संरचना देखनी है। तो क्या तरीका है, इसे और इसे हटाओ, बीच में बंद बना दो। तो ये आइसोप्रीन था तो ये क्या बन गया, पोली आइसोप्रीन, पोली आइसोप्रीन, है ना। तो ये इसका बहुलक बन गया, है ना। अच्छा अब देखो ये दो रूपों में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, दो रूपों में। एक संरचना होती है सिस रूप, एक होता है ट्रांस रूप, है ना। एक होता है सिस रूप, एक होता है ट्रांस रूप, है ना। सिस को हिंदी में कहते हैं, ये लो, समपक्ष, क्या कहते हैं, समपक्ष, और ट्रांस को कहते हैं विपक्ष, है ना। दो रूपों में पाया जाता है, सिस में और ट्रांस में, यह हम कहते हैं समपक्ष रूप, और दूसरा क्या है, विपक्ष रूप। ठीक, पहले हम समपक्ष विपक्ष देखें ये क्या है ना। पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम सामान्य जानकारी लेंगे, समपक्ष क्या है, विपक्ष क्या है ना। यदि मान लो कार्बन कार्बन के द्विबंध है, और यदि मान लो कार्बन कार्बन पर द्विबंध है 1 2, है ना, 1 2 4 संयोजकता पूरी होंगी, 1 2 3 4, है ना। यदि मान लो समान समूह समान तरफ हैं, समान समूह समान तरफ हैं, जैसे मान लो CH3 हाइड्रोजन, CH3 हाइड्रोजन, है ना। तो ये CH3 दोनों कार्बनों पर ऊपर की तरफ है ना। इसमें दोनों कार्बनों पर हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, समान समूह समान तरफ है, तो ये अपना रूप हो गया सिस रूप, है ना। और ट्रांस रूप बनाना हो तो यदि मान लो यहाँ CH3 यहाँ हाइड्रोजन है, तो यहाँ एक जगह तो आएगा CH3, एक जगह आएगा हाइड्रोजन, है ना। या उल्टा समझ लो आप, एक जगह CH3 आएगा तो एक जगह क्या आएगा, हाइड्रोजन। यदि यहाँ CH3 तो यहाँ मैं CH3 रखूँ तो समान समूह समान तरफ, तो हम अपना सिस रूप या संपर्क रूप प्राप्त होता। हमें वे क्या करेंगे, यहाँ H रख देंगे, तो ये कौन सा हो गया, ट्रांस। यहाँ H, तो यहाँ क्या आ गया, CH3। अब देखो एक CH3 ऊपर की तरफ है, एक CH3 नीचे की तरफ है, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, तो ये कौन सा रूप हो गया, अपना ट्रांस रूप, है ना। तो हमने ये देख लिया कि भाई ये दो रूपों में मिलेगा, एक तो सिस और एक ट्रांस। सिस ट्रांस हम समझ गए, समान तरफ है समान समूह तो क्या है सिस, असमान तरफ है तो वो क्या हो गए, ट्रांस, है ना। तो देखो हम दोनों की संरचना बनाएंगे, एक बार सिस की, एक बार किसकी बनाएंगे, ट्रांस की। ठीक, तो देखो ये आ जाए ऐसे, C डबल बॉन्ड C ये रहा, C डबल बॉन्ड C ये रहा, इससे एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, दूसरी तरफ CH2 समूह जुड़ रहा है। एक तरफ तो कौन जुड़ रहा है, CH2, दूसरी तरफ कौन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन। इधर भी देखो एक तरफ CH3 समूह, एक तरफ कौन है, CH2, है ना। एक तरफ कौन सा है, CH2, एक तरफ कौन सा है, CH3। ये ऐसे ही है भाई, है ना। ये आइसोप्रीन की एक यूनिट आ गई, बहुलक वाली एक आ गई। एक मान लो एक ऐसी और लाएं तो देखो मान लो क्या है, C डबल बॉन्ड C, है ना। ये ऐसा ही दोबारा लिख रहा हूँ मैं, C डबल बॉन्ड C H CH2, यहाँ मैंने क्या लिख दिया, CH3, है ना। इन दोनों को जोड़ दें भाई, जुड़ेंगे, यहाँ जुड़ रहा है ना, अगले से जुड़ रहा है, और ये भी पहले वाले भी इससे जुड़ रहे हैं, तो ये आपस में जुड़ गए ऐसे, है ना। और ये ऐसा लगातार ये चलता रहेगा, ये N, है ना। अच्छा अब देखो इस द्विबंध को हम देखें, यहाँ भी हम इस द्विबंध को इधर देखें, ठीक। तो इससे CH2 और CH2 ऊपर की तरफ है ना, CH2 ऊपर की तरफ है ना। तो समान समूह समान तरफ है, तो ये तो कौन सा रूप हो गया, सिस रूप। कौन सा रूप हो गया, सिस रूप, है ना। अब दूसरा, यदि हमें ट्रांस रूप बनाना हो तो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, देखो हमें ट्रांस रूप के लिए चेंज ये करना पड़ेगा, एक CH2 ऊपर जा रहा है ना, उसे नीचे ले आएंगे। देखो कैसे, C डबल बॉन्ड C CH2H, ये CH2 ये ऐसे बंद बना रहा है, CH3, है ना। फिर ये है CH2 C डबल बॉन्ड C, इधर CH3 है, और इधर ये है CH2, यहाँ क्या H, यही था अभी, है ना। इसका ट्रांस बनाना हो तो देखो क्या करेंगे, हम इस CH2 को नीचे ले आएंगे,
CH2, ये लो, ये बंद बन रहा था, ये नीचे आ गया, तो इधर कौन आ गया, CH3, कौन आ गया, CH3। अच्छा देखो, अब CH2 ऊपर है, एक CH2 नीचे, तो ये ट्रांस है एक तरीके से, इधर का हिस्सा। इस हिस्से को देखें तो इस हिस्से में क्या है ना, तो एक CH2 ऊपर है ना, तो ये दूसरा CH2 हम नीचे ले आए भाई, ये CH2 ऊपर की तरफ है, ये रहा, तो इस CH2 को हम ऊपर की तरफ रखेंगे तो ये तो सिस बन जाएगा। नीचे की तरफ कर दो तो ऊपर की तरफ तो हमने हाइड्रोजन लिख दिया, नीचे की तरफ हमने क्या लिख दिया, ये CH2। ऐसे लगातार आकर जुड़ते रहेंगे। तो ये कौन सा रूप हो गया, ट्रांस, ये कौन सा रूप हो गया, सिस, है ना। जो सामान्यतः रबर का पेड़ है, जो गट्टा पर्चा है ना, गट्टा पर्चा है, उससे ट्रांस रूप ही प्राप्त होगा। कौन सा प्राप्त होगा, ट्रांस रूप ही प्राप्त होगा, है ना। और सिस रूप है वो प्राकृतिक रबर होता है। प्राकृतिक रबर सामान्यतः वो होता है ना, वो सिस रबर ही होता है। कौन से रूप में रहता है, सिस से। लेकिन यदि गट्टा पर्चा से प्राप्त हो रहा है तो वो कौन से रूप में चला जाता है, ट्रांस रूप में, है ना। तो सिस रूप होता है। और इसमें देखो ये है ना, ये इकाइयाँ हैं, एक इकाई ये है, एक इकाई ये है, ये आपस में दुर्बल बंध से बंधी होती हैं। जैसे जो प्रबल बंध होता है वो संयोजक बंध होता है, उपसंयोजक बंध होते हैं, धात्विक बंध होते हैं, तो प्रबल होते हैं। और दुर्बल बंध में आते हैं अपने वांडरवाल बंध आ जाए, लंदन बल आ जाए, डिद्रु आकर्षण बल आ जाए, है ना, परकीनन बल वगैरह। ये तो जो अपना ये वांडरवाल बल है ना, तो हम ये कहेंगे कि जो प्राकृतिक रबर है उसमें इकाइयाँ आपस में वांडरवाल बल से बंधी रहती है, जो क्या रहता है, दुर्बल रहता है, जिसके कारण ये स्प्रिंग नुमा या कुंडली नुमा होती है। ऐसे जैसे एक आइसोप्रीन आ गया, फिर दूसरी आइसोप्रीन, एक आइसोप्रीन दूसरी आइसोप्रीन के बीच में, है ना। यदि मैं आपसे कहूँ कि ये आइसोप्रीन की एकलक इकाई है एक, ये दूसरा आइसोप्रीन है, तो इन दोनों के बीच में दुर्बल बंध है ना, दुर्बल बंध है, इसलिए आसानी से खिंच भी सकती हैं और बाह्य बल हटाने पर वापस भी आ सकती है। फिर हमने खींचा, खिंच गई, फिर बाह्य बल हटाया, वापस उसी आ गई। तो इनकी जो प्रत्यास्थता का कारण होता है वो कौन सा बल होता है, हाइड्रोजन बंध, वांडरवाल बंध होता है। और ये कुंडलीनुमा संरचना रखती है ना। तो ये प्राकृतिक रबर की संरचना है वो हो गई। उसके अलावा इसके दो रूप हैं, सिस है और एक ट्रांस है, वो हो गई, है ना। अच्छा, अब देखो हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसी से मिलता जुलता है, प्राकृतिक रबर के बाद में आता है। हमने सीखा प्राकृतिक रबर का उपयोग कम होता है, कारण हमने सीख लिया कम क्यों होता है ना। अब इसके उपयोगों को बढ़ाया जाए, इसके उपयोग को बढ़ाया जाए, है ना। तो प्राकृतिक रबर के उपयोग को बढ़ाया जाए, इसलिए इसमें हम सल्फर या गंधक मिलाते हैं, है ना। तो प्राकृतिक रबर में हम क्या मिलाते हैं, सल्फर या गंधक, है ना। तो सल्फर या गंधक ऐसे मिला दें तो जो रबर प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं वल्कनीकृत रबर, है ना, वल्कनीकृत रबर, है ना। अच्छा देखो, वल्कनीकृत रबर हमारे कहाँ आया, है ना। वल्कनीकृत रबर हमने सबसे पहले सुना, रबर का वर्गीकरण कर रहे थे तो पहला वर्गीकरण होता है स्रोत के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें प्राकृतिक, संश्लेषित, असंश्लेषित आ रहा था। प्राकृतिक की बात करें तो ऐसे भूलक जो प्रकृति से सीधे प्राप्त किए जाएं, जैसे रबर है ना। अब उसी रबर में हमने सल्फर मिला दिया तो क्या बन गया अपने पास में वल्कनीकृत रबर। तो अर्ध संश्लेषित की परिभाषा क्या थी कि ये होते तो प्राकृतिक ही हैं, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ पदार्थ मिला देते हैं जिसके कारण इसके गुण बढ़ जाते हैं ना। तो अब अपना जो वल्कनीकृत रबर है ना, ये होता है कि जो प्राकृतिक रबर है ना, जो प्राकृतिक रबर है यानी पॉलीआइसोप्रीन है प्राकृतिक रबर, इसमें यदि हम सल्फर डाल दें, है ना, तो सल्फर डाल दे तो अब जो रबर प्राप्त होगा वो अपने क्या है, वल्कनीकृत रबर। या हम कहते हैं प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म करके जो रबर प्राप्त हो वो वल्कनीकृत रबर। और वल्कनीकृत रबर प्राप्त करने की प्रक्रिया या प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया रबर का वल्कनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, रबर का वल्कनीकरण कहलाती है। हो गया। अच्छा, अब देखो, जब रबर का वल्कनीकरण हो जाए, जब रबर का वल्कनीकरण हो जाए तो उसकी संरचना कैसे होती है। देखो ये CH2, मैं पहले प्राकृतिक रबर की संरचना बनाऊं, देखो क्या है, वो रहा प्राकृतिक रबर, आइसोप्रीन का भूलक है, ये रहा, है ना। तो देखो ये क्या है, CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, है ना, ये ऐसा ही है। उसके अलावा यहाँ कौन जुड़ रहा है, CH3, है ना। ऐसे ही प्राकृतिक रबर और होंगे, ये लो, अरे भाई ये है ना, ऐसा और भी होंगे, ये रे CH2C CH3 डबल बॉन्ड, है ना, ये N, है ना, ये बहुत सारे ऐसे, है ना। अच्छा, जैसे हमने सल्फर डाला, है ना, तो सल्फर क्या है, इनके साथ क्रॉस बंध बना लेगा, क्रॉस बॉन्ड बना लेगा, जिसे हम कहते हैं त्रियक बंध। क्या कहते हैं, त्रियक बंध, है ना। क्या कहते हैं, अरे भाई क्या कहेंगे, त्रियक बंध, है ना। सल्फर के इसको सल्फर के साथ गर्म करते हैं, इसमें सल्फर डालते हैं तो सल्फर इनके साथ क्रॉस बंध या त्रियक बंध बना लेता है ना, त्रियक बंध बना लेता है, जिसके कारण इसकी कठोरता बढ़ जाती है।
क्या बढ़ जाती है, कठोरता बढ़ जाती है। अच्छा देखो, त्रियक बंध हमने पहले भी सुना है, संरचना के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण, रेखीय, साकित और त्रियकबद्ध बहुलक। तो त्रियकबद्ध बहुलक का उदाहरण अपने क्या हो गया, वल्कनीकृत रबर हो गया। अच्छा देखो बंध कैसे बनाए, अच्छा हम डाल रहे हैं सल्फर, है ना। सल्फर परमाणु, जो सल्फर परमाणु वो आवर्त सारणी में ऑक्सीजन के नीचे आता है ना। ऑक्सीजन सल्फर ये ऐसी है ना, ये ऐसे। तो ये वर्ग होता है 16वां वर्ग, यानी ऑक्सीजन के जो गुण होंगे वही किसके होंगे, सल्फर के। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है अंत का लास्ट बाह्यतम कोश का P4, क्या होता है P4। तो ये 2P4 रखता है, तो सल्फर रखता है 3P4, है ना। 3 आवर्त है, मुख्य क्वांटम संख्या है। P उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, है ना। यदि P उपकोष की संरचना बनाए तो P उपकोष में कक्षक होते हैं 3, इलेक्ट्रॉन कितने, 4, 1 2 3 4 हो गए, है ना। इन्हें 2 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता है, यानी ये द्विसंयोजी है। ऑक्सीजन द्विसंयोजी है और सल्फर भी क्या है, द्विसंयोजी, यानी एक ऑक्सीजन परमाणु 2 बंध बनाता है, वैसे एक सल्फर परमाणु भी सामान्यतः कितने बंध बनाएगा, 2 बंध बनाएगा, है ना। तो देखो कैसे बनाएगा, यदि मान लो सल्फर यहाँ आ जाए, ये आ गए, है ना, यह सल्फर यहाँ आ जाए, है ना। तो सल्फर इसके साथ में जुड़ गया, इसके साथ में जुड़ गया, सल्फर इसके साथ में जुड़ गया, इसके साथ में जुड़ गया। तो देखो कार्बन की जो है ना वो संयोजकता ज़्यादा हो गई, 2 3 4 5 हो गई, तो एक संयोजकता कम कर दो, है ना। तो यहाँ से भी एक संयोजकता कम कर दो। अब सबकी संयोजकता कंप्लीट है, इस कार्बन की 4, इस कार्बन की 4, इस कार्बन की 4, इस कार्बन की 4, 4 कैसे देखो भाई, एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो 1 2 3 4 हो गई, तो ये 4 हो गई, है ना। तो सल्फर की भी यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, है ना। इस प्रकार से जो ये संरचना आई है, ये किसकी आई है, वल्कनीकृत रबर की आई है। किसकी संरचना आई है, वल्कनीकृत रबर की आई है ना। तो वल्कनीकरण क्या है, प्राकृतिक रबर को रबर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया रबर का वल्कनीकरण कहलाती है ना। प्राकृतिक, अच्छा वल्कनीकृत रबर की परिभाषा पूछे तो आप क्या कहोगे, प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म करने पर प्राप्त रबर वल्कनीकृत रबर कहलाता है ना। अब हमसे पूछ ले रबर का वल्कीकरण करना क्यों आवश्यक है, रबर का वल्कनीकरण करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्राकृतिक रबर का उपयोग कम होता है ना, और उसके गुणों को बढ़ाने के लिए या उसके उपयोग और अधिक करने के लिए हम रबर का क्या करते हैं, वल्कनीकरण करते हैं ना। वल्कनीकृत रबर की संरचना पूछे तो उसकी संरचना हो गई, संरचना कुछ नहीं, 2 ऐसे लेकर उनके बीच में सल्फर को ले लेना है ना, ये हो गई, है ना। अच्छा अब इसके बहुत सारे उपयोग हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि अभी त्रियक बंध बन गया तो इसकी प्रत्यास्थता बढ़ गई, इसकी कठोरता बढ़ गई, इसके घनत्व बढ़ गए, आदि गुण इसके बढ़ जाते हैं, और वल्कनीकृत रबर का उपयोग और भी कई जगह हो सकता है ना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, उसके बाद में हम संश्लेषित रबर पढ़ेंगे, हम ब्यूना एन सीखेंगे, हम ब्यूना एस सीखेंगे, भी एन नाम क्यों पड़ा, एस क्यों बना, नियोप्रिन से नियोप्रिन बनाना सीखेंगे, है ना। उसके अलावा पॉलीब्यूटाडाइन बनाएंगे, पॉली आइसोब्यूटाइलिन बनाएंगे, ये जो संश्लेषित रबर हैं वो पढ़ेंगे। संश्लेषित रबर का क्या क्या उपयोग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।